कुछ ऐसा रोजगार सुनिश्चित करें जिससे कि हमें दोबारा सड़क पर ना आना पड़े। और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि जो मुझे 7 दिन का समय दो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। देखो आपके द्वार पे हमारे बहन भाई भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, आ जाइए एलजी साहब हमारे यहाँ द्वार पे, अपना द्वार तो खोल के देखिए कितने बच्चे आपसे मिलने आए हैं। हम आपके बच्चे ही तो हैं, या नहीं मानते आपको? आप हमारा अपना बच्चा नहीं मानते हो? ठीक, हम सबके सगे बहन भाई नहीं है, मगर हैं तो आपके बच्चे ही हम। दिल्ली सरकार ने देखो उन्होंने अपना जो भी खाना पूर्ति थी, जो भी उन्होंने वो कर दिया था। देखो कहते हैं विधानसभा एक मंदिर होता है, उसको वहाँ पर जो भी पारित होता है वो सच्चाई होता है उसमें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी ने किया है वो तो भुगत रही है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिस प्रकार हमारा जो रोजगार है वो छीना गया है। पहला सवाल तो यही कि हमारा रोजगार क्यों छीना गया। जो एक्ट का बता रहे हैं कि एक्ट का हवाला है, वो एक्ट जो अब 3 महीने सबको नौकरी में लगा है, कि वो एक्ट अब लागू नहीं होता उन लोगों के ऊपर, अभी भी तो वो एक्ट लागू होता है। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए हमारी कौन सी सरकार है या हम किस सरकार की फौज है। हम तो सिर्फ हम तो ये देखते हैं कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। इस 4 महीने की ड्यूटी में अगर वो हमारा स्थायी रोजगार दे देती है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से 4 महीने के लिए वो बने हैं ना, ऐसा ना हो आने वाले टाइम में वो अपने घर पे बैठ जाए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं चंदगी राम अखाड़े पर, और यहाँ पर दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित डीटीसी बस मार्शल, जिनकी संख्या 10,792 है, वो लगातार 13 महीनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे फिर वो दिल्ली के एलजी साहब हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली विधानसभा हो, या पूरी दिल्ली में जहाँ कहीं भी जो है दिल्ली सरकार के विधायक हैं, उनकी जो एरिया में जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं। और इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ा, और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो 3 महीने का जो है दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें ड्यूटी दी गई। लेकिन उसको लेकर के खासे नाराज हैं। इनको लगता है कि इस बात को लेकर के हमारे साथ छलावा किया गया। आप देख सकते हैं इस समय भी ये जो लोग हैं, कुछ हालांकि कुछ डीटीसी बस मार्शल जो है ड्यूटी कर रहे हैं, इस समय ड्यूटी करना शुरू कर दी है। क्या ये सरकार का उन्हें तोड़ने का प्लान है? क्या जो ये लोग बैठे हैं अभी भी जो है अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ये कामों पर नहीं गए हैं? इन्होंने अभी तक जो एक डिमांड जो पूरे 13 महीनों से लगातार कर रहे हैं कि हमें स्थायी नौकरी दो, हमें पक्की नौकरी दो, इसके पीछे चलते जो है घर से कह सकते बेघर हो गए, घर में खाने पीने की तमाम तरह की जो है सुविधाएं इनको हुई, उसको झेलते हुए, हर मौसम की मार को झेलते हुए, हर त्योहार का बायकाट करते हुए, कितनी तकलीफों के साथ ये आज भी यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर इन्होंने फिर से एक परमिशन ली, यहाँ पर जो है चंदगी राम अखाड़ा पर जो है सामने दिल्ली के जो है पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, और यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल भी तैनात है। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं वॉलंटियर्स के साथ कि आखिर क्यों ये अपने कामों पे, जो सरकार का एक ऑर्डर निकला था, क्यों उस काम पर नहीं गए और आज भी क्यों सड़कों पर बैठे हुए, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज की तारीख में इनके पास जानकारी है सरकार के बीच, या दिल्ली सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि सभी तमाम जगहों पर जा चुके हैं, सभी जगहों पर धक्के खा चुके हैं। सभी लोगों ने इनको पूरे साल भर जो केवल आश्वासन मिलता रहा, और अब आगामी विधानसभा चुनाव भी जो है सर पर है। तो इन सब बातों को लेकर के इनकी क्या बात है, क्या ये सरकार को कहना चाह रहे हैं, सरकार को किस तरह का रुख लेने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं वॉलंटियर के साथ जुड़ करके। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है हमारे। आपके पास एक ऑर्डर भी निकल चुका था कि वे आप लोग ड्यूटी करें दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उसके बावजूद भी आप सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या कारण? नहीं, हम उस ऑर्डर का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि एलजी साहब महोदय की तरफ से वो था कि उसमें 5 तारीख को हम गए थे उनसे मिलने के लिए, और अक्टूबर को तो उन्होंने हमें बुलाया। तो हमने उनसे कहा था कि एलजी साहब अगर 9 महीने 10 महीने रोजगार करने के बाद हमें 13 महीने सड़क पर बैठे कुछ ऐसा रोजगार सुनिश्चित करें जिससे कि हमें दोबारा सड़क पर ना आना पड़े। और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि
जो मैं मुझे 7 दिन का समय दो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। और आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि तुम्हारा 7 साल का रोजगार सुनिश्चित करूंगा। मगर एलजी साहब से जो उम्मीद थी हमें, वो उम्मीद पूरी ना हो पाई। उन्होंने 4 महीने का एक ऑर्डर जारी किया और उसके साथ एक लाइन लिखी कि इनकी पॉलिसी बनाई जाए। उसमें पॉलिसी में कोई मैटर में काम नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हो गई। 4 महीने कर रोजगार के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर सड़क पे बैठेंगे। अभी तो इलेक्शन है तो ये सुन रहे हैं, 12 महीने से इन्होंने सुना भी नहीं था। ना आम आदमी पार्टी आई, ना बीजेपी आई, किसी ने हमारी सुध तक नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ राजनीति तो करी उन्होंने, मगर हमारे लिए काम कभी नहीं किया। आप भी देखिए कुछ 8-10 4-5 महीने से राजनीति भरपूर हो रही है। कभी विपक्ष बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव लाया जाता है कि बस मार्शलों को पक्का करा जाए, फिर सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री होने के बाद वो पैरों में गिरते हैं कि एलजी साहब से पास कराया जाए। और हमें लगता है कि हमारा काम अब होने वाला है, हमारे दरवाजे पे खुशी आती है और फिर सब दरवाजा खोल के देखते हैं तो खुशी जा चुकी होती है, फिर निराशा हमारे हाथ आती है। राजनीति जो विधानसभा है, दिल्ली की जो विधानसभा मंदिर कहा जाता है, जिसमें कहीं फैसले ना हो पाए उसमें रखा जाता है, उसके अंदर एक मजाक किया जाता है। मुख्यमंत्री की गरिमा, मंत्रियों की गरिमा अब धुंधली होती नजर आ रही है। और एक पोस्ट कहनी चाहिए, जो एलजी गवर्नर साहब थे वो भी कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं किसके पास फरियाद करें। तो हमने प्रधानमंत्री को भी लेटर लगाया, राष्ट्रपति साहब को भी लेटर लगाया है कि आप अगर दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा शर्म की बात है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री से लेकर दुनिया के दूतावास हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहां पर 11,000 लोग बेरोजगार हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। 13 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं, सर्दी बरसात सब निकाल दी, मगर यहाँ के जो राजनेता हैं बड़े बड़े शीश महलों में बैठे हुए, उनको सुध नहीं आती है। अब वो जागे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, मगर काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने, हम फरियाद करते हैं राष्ट्रपति से भी, प्रधानमंत्री से, अगर दिल्ली शहर के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है तो उस गुनाह की सजा हमें सजाए मौत दे दी जाए, फांसी दे दी जाए। अगर नहीं हो तो एक बेल्ट वाले से बेल्ट वाले को लड़ा रहे हो। ये खाकी वर्दी हमारे सब पे कभी हुआ करती थी और गर्व से हम खड़े हुआ करते थे महिला की सुरक्षा के लिए, और आज हमें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही है। और वो हमारे सामने ये खड़ा कर रहे हैं इनको कि हमारे भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं, और वो राजनेता वहां बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं, इनसे लड़ाने से बढ़िया इनके हाथों में गन दे दो और कह दो शूट का ऑर्डर दे दो कि इन्हें गोली मार दी जाए। ना हम रहेंगे ना रोजगार हम मांगेंगे। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हालांकि आपकी डिमांड थी कि सरकार जो है ऐसा प्रपोजल आगे दे कि भी आपको पक्का किया जाए, वो प्रपोजल भी दिल्ली सरकार ने उसका कहना है कि वो दे दिया है, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद भी एलजी साहब नहीं सुन रहे। हाँ, मैं एलजी साहब को यही कहना चाहता हूँ, एलजी साहब देख लो, आपके द्वार पे हम आए हैं, यहाँ बैठे चंदगीराम अखाड़े पे आपके द्वार पे बैठे हम। एलजी साहब अपना द्वार खोलिए, देखो आपके द्वार पे हमारे बहन भाई भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। आ जाइए एलजी साहब हमारे यहाँ द्वार पे, अपना द्वार तो खोल के देखिए, कितने बच्चे आपसे मिलने आए हैं। हम आपके बच्चे ही तो हैं, या नहीं मानते आपको? आप हमारा अपना बच्चा नहीं मानते हो? ठीक, हम सबके सगे बहन भाई नहीं है, मगर हैं तो आपके बच्चे ही हम। हमारी भी पुकार तो सुनिए आप, कृपया दरवाजा खोलिए और हमें मिलिए हमसे, और हमारी पुकार सुनिए। हम किस लिए आए हैं आपसे मिलने? हमें कोई मिलने नहीं दे रहे। देखो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले में रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं पुलिस वाले हमारे को आपसे मिलने के लिए? आप ही का आदेश होगा ना हमें मिलने के लिए। आप आइए एलजी साहब, हम आपसे यही कहना चाहते हैं। अभी जैसा कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले देखा मीडिया में कि सराय काले खां और आईटी के पास एक महिला के साथ गलत काम किया गया। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की, उसको क्या हो गया दिल्ली को, कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था तो आपके पास है एलजी साहब, दिल्ली पुलिस आपके पास है। आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? उस बच्ची के साथ देखो क्या हो गया। महिलाओं के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है बसों में। तो बसों में हमारे बहन भाई होते, 13 महीने से बहन भाई बेरोजगार, बसों में नहीं है, होते तो ये दुर्घटना ही ना होती। आज देखो दिल्ली में कितना क्राइम बढ़ रहा है बसों के अंदर। क्यों बढ़ रहा है बसों के अंदर क्राइम? क्योंकि आपने मार्शल हटा दिए हैं। तो एलजी साहब और वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे विपक्ष के नेता योगेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, इन तीनों से मैं कहना चाहता हूँ, और एलजी साहब से और अमित शाह जी से और माननीय मोदी जी से कि आप संज्ञान लीजिए। आप तो केंद्र में हो, ये दिल्ली सरकार मजबूर हो रही है, आप तो मजबूर नहीं हो। अरे मानवता के नाते देख लो, 10 आदमी मरने के कगार पे है, भूखा प्यासा बैठा, कर्जा हो गया, 45 साल से पर मेरी एज हो गई, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा। 13 महीने हो गए मुझे रोजगार मांगते हुए। कई जगह इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने नहीं गया, कई जगह इंटरव्यू देने गया हूँ मैं, और 45 साल से ऊपर आपकी एज हो गई है, कोई देता नहीं मुझे रोजगार। 10 साल मैंने आपके डिपार्टमेंट में ट्रेड एंड टैक्स में काम करता था मैं, जिसे सेल टैक्स कहते हैं। मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं,
अब किससे अपनी पुकार कहूँ मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से। मैं एलजी साहब हमारी पुकार सुनिए। चलिए, आप लोग जो मेन लोग हैं, जो मैंने हमेशा देखा कि भाई जो पूरे 10,792 मार्शल से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए देखा हमेशा से हर धरने प्रदर्शन में, तो आज आपको क्या लगता है कि मतलब अब किसकी कमी है? दिल्ली सरकार की कमी नजर आती है या एलजी साहब की कमी नजर आती है? कौन आखिर मतलब इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग? देखो सर, क्या है, कमी तो सर दोनों की है। जहाँ तक है दिल्ली सरकार की कमी थी, दिल्ली सरकार ने देखो उन्होंने अपना जो भी खाना पूर्ति थी, जो भी उन्होंने वो कर दिया था। देखो कहते हैं विधानसभा एक मंदिर होता है, उसको वहाँ पर जो भी पारित होता है वो सच्चाई होता है उसमें। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मंदिर को भी झूठा बनाया जा रहा है। यानी कि आदमी फिर विश्वास किसके लिए करता है? जब नेता चुने जाते हैं तो पब्लिक की सुनते हैं और पब्लिक की डिमांड आ जाती है विधानसभा से पास हो गए जब भी उनकी पास हो सकती है। अब विधानसभा से पास भी हो गया, कैबिनेट से भी पास हो गया, एलजी के पास भी जा चुका है। यहाँ तक कि सभी ने वाहवाही भी लूट ली। 4-4 महीने की एलजी साहब ने भी ट्विटर पर किया, विपक्ष ने भी ट्विटर किया और आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप इतना क्रेडिट हमारा ले रहे हो, और एलजी साहब ने एक बात कही थी कि मैं मार्शलों के प्रतिनिधि मंडल से मिला था और उनकी बातें सुनी, उनका दुख दर्द समझा। तो मैं एलजी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर आपने 4 महीने का जो हमें क्या उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर इनकी मदद हो जाएगी, तो 4 महीने में सर मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कि हमारी जिंदगी भर चल सके? दूसरी बात, एलजी साहब से ये कहना चाहूंगा कि एलजी साहब आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर का काम होता है वो शपथ लेता जब भी कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, ना किसी पार्टी से दबूंगा, ना किसी सरकार से, मैं सरकार की भलाई के लिए सारा काम करूंगा, यानी पब्लिक की भलाई के लिए काम करूंगा। अब एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े ऑफिसर है और आपको अनुभव भी है, एक तो आपको पता होना चाहिए आपकी शक्तियां क्या है क्या नहीं। आप कह रहे हो दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजिए, दिल्ली सरकार ने तो साफ लिख के दे दिया कि तीनों अधिकारियों ने कि आपके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी बेल्ट की नौकरी है और सबको पता है। एक हम एजुकेटेड पर्सन है, हम भी एलजी साहब और सेंटर को बता रहे हैं कि जैसे आप हमें फुटबॉल बना रहे हो ना, तो ऐसे मत बनाओ, क्योंकि आप सोच रहे हो ये पढ़े लिखे इनको कैसे हम जुमला दे दो ये आ जाएंगे, तो हम उस जुमले में नहीं आएंगे। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब को कि आपके पास सर्विसेज की पावर है, तो आप सर्विसेज की पावर है तो उसका यूज क्यों नहीं करते? उस पावर को क्यों बचा के रखा हुआ है? क्या सिर्फ आपको मार्शलों से ही दुश्मनी है क्या? ये 4 महीने का जो आपको एक काम करता है, आप 4 महीने का ना देके उसमें कह देते हैं कि इनको जल्द से जल्द कि आप इनको 60 साल का प्रस्ताव रखो और इनको जब तक आप मार्शलों में रिस्टैंड कर दीजिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने 4 महीने का किया। क्यों किया? उसका कारण कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि सरकारों का दबाव था, ठीक है। और आप ये बताइए, अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना तो आपको से सरकार से कोई काम नहीं होना चाहिए था, या तो आपको अपने ट्रांसफर कट रहा है या आपके रिटायरमेंट कट रहा है। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब, आप पूरे पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हो और एक सज्जन आदमी हो, तो आप ऐसे क्यों फंस रहे हो? आपके हाथ में पूरी दिल्ली है आज के टाइम पे। आप ये नहीं कह सकते हमारे हाथ में दिल्ली नहीं है, दिल्ली आपके हाथ में। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है उसके हाथ में पूरी दिल्ली होती है। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब को कि आप एक पढ़े लिखे और काम क्यों नहीं करते? कहते हैं देखो अफसर तो क्या इतने सारे हैं, पैदा होते हैं, ड्यूटी लगते हैं, फिर मर जाते हैं। आप एक ऐसी मिसाल क्यों नहीं बना के जाते कि कोई दिल्ली में आया था वीके सक्सेना नाम का एलजी, और उन्होंने 10,000 बंदों की ना नौकरी जो कि सरकार ने निकाल दी गई थी। अब ये नहीं कह रहे एलजी साहब की गलती, हम कह रहे सरकार की गलती है कि सरकार ने निकाल दिया था और मेरे हाथ में पावर था, मैंने उनको वापस भर्ती करके दिखाया। तो कहते हैं कि मिसाल दी जाती है, ठीक है ना, और आप वो काम कर नहीं रहे। आप क्यों वो गाली खाने का काम कर रहे हो? देखो राजनीति होती है, राजनीति में नेता को होना होता है, लेकिन आप क्यों उसमें घुस रहे हो? आप कहते क्यों नहीं? आप जब 2 नोट भेज सकते हो उनको दिल्ली सरकार को, तो तीसरा नोट और क्यों नहीं भेज रहे उनको? अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया जा रहा? आपके ऑफिसर जो कि अभी नियुक्त तो है, 3 ऑफिसर, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुंद्रा जी और ये सारे ऑफिसर थे, उन्होंने साफ लिख के दे रखा है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। दिल्ली जो है ना, दिल्ली के सीएम के अधिकार क्षेत्र में आता। या तो आप ये बोल दीजिए, देखो एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी सीधी, आप एक लाइन में समझा दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये आता है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। आप क्लियर कर दोगे ना तो हम भटकना छोड़ देंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और गेंद आपके पाले में। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक पॉलिसी नहीं बनते जब तक इनको बस मार्शल के तौर पे रख लिया जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जितना खर्चा होगा मार्शल पे हम उनका वहन करें। कहीं वो क्लेरिफिकेशन देना चाहिए उनको। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी ने किया है वो तो भुगत रही है। केजरीवाल साहब जेल भी चले गए, उनके साथ वाहवाही भी चल रही है।
बहुत कुछ हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि हमारी बद्दुआ उन पे भी लगे। तो जैसा है हमारे साथ वैसा हमारे साथ इंसाफ कीजिए और हमें जल्दी से नौकरी भी दीजिए। हम बस ये चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डीटीसी बस मार्शल्स का दर्द है जो हमने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में दिखाने की कोशिश की है। और ये वही जगह है जो भी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर मौजूद थे। आज फिर से उसी जगह पर यहाँ पर ये डीटीसी बस मार्शल्स बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि हम जो महिला मार्शल्स हैं ये भी यहाँ बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं, तो इनसे मिलते हैं। उससे पहले भाई फिर से कोई बात कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। सर क्या है कि जो बस मार्शल का मुद्दा देखो पूरी दिल्ली में हाईलाइट है और आज तक का शायद जहाँ तक है मेरे नॉलेज में जो बात है सबसे बड़ा मुद्दा भी है और हमारा प्रोटेस्ट जो सबसे बड़ा चला है। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कोई भी डिपार्टमेंट आता है एलजी साहब के पास, बीजेपी के जितने हैं वो उनके पास जाते हैं और एलजी साहब तुरंत उनके फाइल पे साइन करते हैं। उनके साथ ना ही तो कोई कानून का कार्रवाई की जाती, ना ही उनके पास विधानसभा बिल पास होता, ना कैबिनेट पास होता। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ सौतेला व्यवहार एलजी साहब क्यों किया? जैसे होमगार्ड लगा लो, होमगार्ड आए थे उनका टाइम बढ़ा दिया गया था, पॉलिसी उनकी बनाते रह गए। तो हमारे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डीटीसी वाले आ रहे हैं तो डीटीसी वालों का काम हो रहा है, टीचर आ रहे टीचरों का काम हो रहा है। तो एक बस मार्शल की आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या मतलब इसमें समझ में आ रहा है? हम कहीं ना कहीं मतलब क्लियर कर दे भाई आपका काम होगा भी या नहीं होगा। नहीं होगा तो मना कर दे और अगर होने के चांस है तो उसे किया जाए। और इसी के बात को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। और ये कुछ महिला मार्शल्स हैं यहाँ पर, तो उनसे भी बात करते हैं। आप कुछ कहेंगे? अच्छा, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। अपना एक बार परिचय दे दे, फिर उसके बाद अपनी बात बोलें। मेरा नाम ज्योति है। मैं रोहिणी 3 डिपो से थी और मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिस प्रकार हमारा जो रोजगार है वो छीना गया है। पहला सवाल तो यही कि हमारा रोजगार क्यों छीना गया? जो एक्ट का बता रहे हैं कि एक्ट का हवाला है, वो एक्ट जो अब 3 महीने सबको नौकरी में लगा है कि वो एक्ट अब लागू नहीं होता उन लोगों के ऊपर। अभी भी तो वो एक्ट लागू होता है। जो ये 3 महीने की नौकरी निकाली उससे क्या होगा? उससे तो कोई फ्यूचर नहीं है। बल्कि वो नौकरी निकालने के बाद उसमें हमें मेंशन भी किया हुआ है कि सिर्फ ये नौकरी सिर्फ 3 महीने की है। 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे? 3 महीने के बाद फिर हम वही रास्ते में बैठेंगे जैसे हम आज बैठे हैं। तो हमें तो अब बिल्कुल ही नियमित रोजगार चाहिए, बिल्कुल 60 साल के लिए हमें रोजगार चाहिए। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा और हम भी देखेंगे कि सरकार हमारा कब तक इम्तिहान लेगी। और हम भी बिल्कुल रेडी है, अगर हमें नौकरी नहीं मिला तो हम भी किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हम भी सारे नेताओं के खिलाफ है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और हम भी देखते हैं कि कब तक हमें रोजगार नहीं मिलता है। धन्यवाद। जो भी आपका परिवार का दर्द है, जो भी मन में अरे सारा तो आपकी दर्द बात खुद का ही है। मेरा 10 किलो वजन कम हो गया इस टेंशन में। अच्छा, और 10 किलो वजन कम हुआ है इस नौकरी के चक्कर में। तो इतना तनाव है कि आपका जो शारीरिक रूप पे उसका असर पड़ रहा है। और क्या, अब तो मरने वाले हो रहे हैं पूरे सारे। फैमिली पर भी। पूरी फैमिली बीमार पड़ी है, मैं बीमार। मैं एक बस मार्शल हूँ। आज हमारे धरने को 13 महीने से ऊपर हो गए, ज़्यादा हो गए। शायद लाइफ में अभी तक सुनने में नहीं आया होगा कि किसी का 1 साल से ऊपर धरना चला है और ना ही हमें कोई न्याय मिल रहा है। देखो जैसे हमारी तीसरी सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो न्याय पद यात्रा निकाल रही है। वहाँ उनसे भी हमने अपनी गुहार लगाई, उन्होंने भी कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई है। और दोनों सरकार तो ये मतलब एकदम निकम्मी हो ही गई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए हमारी कौन सी सरकार है या हम किस सरकार की फौज है। हम तो सिर्फ हम तो ये देखते हैं कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम फ्रंट वॉरियर हमने 2000 में जब कोरोना के टाइम में हमने काम करा था, सरकारें हमारे उस काम को भूल चुकी है कि हमने अपनी जान पे खेल के अपने मतलब कि लोगों के लिए हमने अच्छा करा। और जो सरकार दोनों बीजेपी आम आदमी पार्टी है, ये दोनों सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। तो एलजी सर से मेरी गुहार है, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपकी जो पद का जो पावर है वो सबसे ऊपर है, तो आप किसके लिए बिक गए हो सर? आपने तो हमें कहा था दिवाली से पहले हम आपके लिए बहुत एक खुशखबरी की लहर देंगे, तो आपने क्या हमारे लिए करा? क्या हम आश्वासन लेके आए थे आपसे कि हम दिवाली से पहले इस बार की दिवाली आपकी काली नहीं जाएगी, तो आपने भी हमारी इस बार की दिवाली और भी काली कर दी है। 4 महीने का आपने जुगला देकर, जो 4 महीने की आपने ड्यूटी दी है, तो 4 महीने की जगह हमें 1 साल की ड्यूटी क्यों नहीं दी आपने सर? हम ये पूछना चाहते हैं, जब 4 महीने की आप लिख सकते हो तो उस 4 महीने की ड्यूटी में आप एक कलम चला देते कि 4 महीने की ड्यूटी के बाद इनको यहाँ पर सारे बेरोजगार बस मार्शलों को यहाँ पर
शिफ्ट कर दिया जाए तो हमें अपना रोजगार देने के लिए एक आस तो होती कि हम 4 महीने की ड्यूटी करने के बाद हमारे एलजी सर ने, जो गवर्नर है दिल्ली के, पूरी दिल्ली के, उन्होंने हमें हमारा रोजगार दिया है। लेकिन मैं ऐसी सरकार का, बीजेपी सरकार होगी और आम आदमी पार्टी होगी, इनका बहिष्कार करती हूँ। और इस बार मेरा जो वोट है नोटा पे जाएगा, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ एक ही बात सोचती है कि इनको कैसे बेरोजगार करा जाए, और वो बेरोजगार हमें इन्होंने कर दिया है। 1 साल से हम लोग इनको नहीं दिख रहे हैं, तो इस बार जितने भी मार्शल्स हैं हमारे भाई, सब नोटा पे ही वोट डालेंगे। कहते हैं कि प्रार्थना करने पर, अरदास करने पर भगवान भी जो है अपने भक्तों की बात को मान जाते हैं। हनुमान जी को जब उनकी शक्तियां याद दिलाई गई तो हनुमान जी उस शक्ति का उपयोग करा, लेकिन यहाँ पर लगातार ये डीटीसी बस मार्शल जो है एलजी साहब को उनकी शक्तियां, उनका ताकत जो है उनको याद दिला रहे हैं, लेकिन जो है उन पर आज तक कोई असर नहीं पड़ा। क्या लगता है क्यों नहीं, मतलब एलजी साहब? मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से हमें इन्होंने 4 महीने की ड्यूटी दी है, उसी ब्याह पे अगर आतिशी मैडम को याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। 4 महीने के लिए अभी वो सीएम बने हैं, उनकी हमारी जो नोक जोक चल रही है ना इस टाइम पे, वो भी 4 महीने के लिए बने आतिशी मैडम। इस 4 महीने की ड्यूटी में अगर वो हमारा स्थायी रोजगार दे देती है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से 4 महीने के लिए वो बने हैं ना, ऐसा ना हो आने वाले टाइम में वो अपने घर पे बैठ जाए। हमारी एक वोट की कीमत वो जानते नहीं है क्या होगी। अगर वो हमारा काम पक्का नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ महीने में हम आपको दिखा देंगे क्या होने वाला है। भारत माता की सभी लोग ध्यान से सुनो। ये मुकेश पाल हैं, आदित्य हैं, जो 4 लोगों का एक दल जो है महामहिम उपराज्यपाल जी को एक ज्ञापन देने गया था। अब वो क्या ज्ञापन था वो ये पढ़ करके यहाँ बता रहे हैं क्या रिस्पॉन्स रहा। डीसीडी कर्मी बस मार्शलों के नियमित रोजगार हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर सबने निवेदन ये है कि हम दिल्ली के 10,792 बेरोजगार मार्शल सुरक्षा कर्मी पिछले 14 महीनों से बेरोजगार सड़कों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से नियमित रोजगार की मांग कर रहे हैं। हमारे कई साथियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हमें बिना कोई सूचना के 31 अक्टूबर 2023 को समस्त विभागों से हटा दिया गया तथा जिसकी वजह से हमारे परिवार आर्थिक व मानसिक शारीरिक गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं व भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक नियमित रोजगार को लेकर कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई नहीं की तथा यथाशीघ्र मुलाकात हेतु समय प्रदान करें। व अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि जब तक सरकार हमें कोई पॉलिसी या प्रावधान नहीं करती तब तक सरकार हमें जैसे हम जिस स्थिति में लगे हुए थे उसी स्थिति में रोजगार देने का कष्ट करें। धन्यवाद। गाली बजाने की जरूरत नहीं है भाई, देखो सुन लो पहले ध्यान से, फिर क्या होगा, आवाज नहीं आएगी, बार बार नहीं बताया जाएगा। और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को और रामनिवास गोयल स्पीकर साहब उनके लिए गया है, एलजी साहब के लिए। भाई देखो ये ज्ञापन दिया है, ये तो 1 साल से हम दे रहे हैं ज्ञापन, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है ज्ञापन देने में। वही ज्ञापन है जो 1 दिन पहले दिया था और आज दे रहे हैं। ज्ञापन देने से और राजनेताओं को राजनीति करने से कोई फुर्सत नहीं है, वो राजनीति कर दी जाएगी, ठीक है। आप लोग राजनीति करवाना चाहते हो और अपना रोजगार लेना चाहते हो, तो 10,000 की बात होती है तो 10,000 लोग जिस दिन आ जाए रोड पर एक दिन, तो सरकार की हिम्मत नहीं आपका रोजगार को रोक ले वो, ठीक है। तो जो घर में बैठे हैं ना वो लड़े इन बेईमानों से, जो राजनेता जो बेईमान हमारी नौकरी को रोक कर बैठे हैं ना, इसे लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज हमने एलजी साहब का घेराव कर दिया, ठीक है। ये घेराव जितने भी लोगों ने करा मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ जो सुबह 8 बजे से यहाँ पे खड़ी है हमारे बीच में, ठीक है। और अगला जो है हमारा कदम होगा, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो बीजेपी के जो एलजी साहब ने हमारी फाइल को रोका हुआ है, तो वो चुप क्यों बैठी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब बीजेपी उसको घेर सकती है,
मुख्यमंत्री आवास को, तो आप बीजेपी के लीडरों को क्यों नहीं घेर रहे हो? विधानसभा कल लगने वाली है, आपने कल आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कल आवाज बीजेपी से नहीं पूछती है कि आपके एलजी साहब क्या कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप मुझे साइन करा के दे दो, बीजेपी के विधायकों ने कहा कि एक हफ्ते में बस मार्शलों को रोजगार दे देंगे। आज वो रोजगार नहीं मिला ना, तो वो पूछने का अधिकार किसको है? जिसको हमने विधायक बनाकर चुनकर वोट देकर विधानसभा में भेजा है, जनप्रतिनिधि, उनका अधिकार होता है कि विधानसभा में हमारी आवाज उठाए। कल मैं सौरभ भारद्वाज से मिला था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी आवाज विधानसभा में उठेगी। हमें विधानसभा में आवाज नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट में पास करके दोबारा भेजो, तिबारा भेजो, कुछ भी करो, आप हमें रोजगार दो। सीधी सी बात है, हमें आपकी राजनीति नहीं चाहिए। और अब अगला जो कदम होगा वो मुख्यमंत्री आवास का होगा, और सभी लोग जो अभी संख्या आई है वो संख्या मुख्यमंत्री आवास मचल रोड पे होगी, जो परमिशन लेके पुलिस से, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये एलजी साहब का प्रोटेस्ट था, एलजी साहब को हमने घेराव कर लिया, पुलिस ने यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, हमने अपना ज्ञापन दे दिया। अब अगला कदम होगा मुख्यमंत्री का। क्यों मुख्यमंत्री क्यों चुप बैठी है? क्योंकि कल विधानसभा है, कल हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो जैसी हम परमिशन डालेंगे, आप सभी लोग मथुरा रोड पे जो इनका प्रगति मैदान के सामने है, वहां पर सभी लोग पहुंचो, और हमारी संख्या जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन ये नेता डरेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानेंगे ये, तो हम फिर दिल्ली के सारे मंत्री और विधायकों के घर को घेरेंगे। ठीक है भाई। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी इसमें मुद्दे में कहीं ना कहीं अहम है। तो ये था दिल्ली सिविल डिफेंस के जो निष्कासित डीटीसी बस मार्शल्स थे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, 10,792 की संख्या है। तो इन सब बातों को लेकर के, इनका दर्द आप तक पहुंचाने की जो कोशिश की, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।